हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम सीरीज ये शुरू कर रहे हैं, जिस सीरीज का बीएड से संबंधित हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने वाले हैं। आज उसका सेकंड भाग है। अगर आप अन्य वीडियोस को भी देखना चाहते हैं बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, जिसका जो प्लेलिस्ट होगी बीएड नाम से बनी होगी, उस बीएड नाम प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने संपूर्ण बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया होगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें एक मनोबल हमारा बढ़ सके और साथ ही साथ हमें अपनी मेहनत का प्रतिफल भी मिले। और यदि आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए कि क्या हमें मूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। साथियों, जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत होता है, काफ़ी डायनेमिक होता है। प्रत्येक पेपर का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस किसी एक पुस्तक में नहीं मिलता है। उसके लिए हमें अनेक पुस्तकें देखनी होती है, जिससे हमें एक एक पेपर का जो सिलेबस है वो कवर करना होता है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया है, हमने बनाई है एक अपनी वेबसाइट। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। ये हमारी वेबसाइट है। इसको आप सर्च करोगे गूगल पे, और गूगल पे आपको दिखेगा इस तरह का ये होम पेज होगा। होम पेज के सबसे ऊपर बना होगा मेन्यू। इस मेन्यू में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको इन ऑप्शन में एक होगा बीएड नाम का एक ऑप्शन रहेगा, जिस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास बीएड का सारा सिलेबस ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि ये जो संपूर्ण सिलेबस रहेगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध रहेगा। जिस भाषा को आप प्रेफर करते हो उस भाषा में आप उसको देख सकते हैं। साथियों, ये हमने टाइप फॉर्मेट में पूरा सिलेबस, हमने संपूर्ण सिलेबस को हमने यहाँ पे पब्लिश किया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। आपको अलग अलग बुक खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपना सिलेबस लेना है हाथ में, और सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से अपने टॉपिक को कवर करना है। तो आप इसको ज़रूर गूगल में जाके kalyaninstitute.in को विजिट करिएगा। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बच्चों की शिक्षा में अलग अलग परिवेश में किस तरह से भूमिकाएं अदा करते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि परिवार का क्या महत्व है बच्चों की शिक्षा में, क्या भूमिका है परिवार की, और समाज की क्या भूमिका है बच्चों की शिक्षा में, और अध्यापक का क्या महत्व है बच्चों की शिक्षा में। और उसके बाद हम देखेंगे एनजीओज की क्या भूमिका है, और साथ ही साथ मीडिया की क्या भूमिका है बच्चों की शिक्षा में। क्योंकि आज का जो समय है, आज का समय जो डिजिटल का ज़माना है, और जो उस दौरान में किस तरह से एक तरह मीडिया का जो प्रचार प्रसार है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो इस संदर्भ में हम ये भी देखेंगे कि मीडिया की क्या भूमिका है। तो आज के वीडियो में हम ये सभी बिंदुओं को हम कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की शिक्षा में परिवार की भूमिका, कि परिवार का क्या महत्व है बच्चों की शिक्षा में। साथियों, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी एक परिवार में लेता है। तो परिवार के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखेंगे कि बच्चों की शिक्षा में उसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सबसे पहले स्नेह का केंद्र। जब बच्चा जन्म लेता है तो संपूर्ण परिवार के सदस्य उसे स्नेहपूर्ण व्यवहार अदा करते हैं। स्नेहपूर्ण तरीके से उसकी परवरिश होती है, क्योंकि वो सबसे छोटा होता है, उसे दुलारा जाता है, उसे प्रेम स्नेह दिया जाता है। तो इस तरह से जो बच्चा है वो परिवार से ये सीखता है किस तरह से छोटे के साथ स्नेहपूर्ण तरीके से व्यवहार करना है, और बड़ों के साथ सम्मानपूर्ण तरीके से व्यवहार करना है। तो इस तरह से जो परिवार से जो बच्चा सीखता है वो स्नेह और सम्मान
का एक संपूर्ण तरीके से वो एक तरह से वो समझ जाता है कि किस तरह से मुझे रूबरू होना है छोटे और बड़ों के साथ। और बच्चे की जो परवरिश होती है परिवार में वो स्नेहपूर्ण तरीके से होती है, उसे दुलारा जाता है, उसे स्नेह दिया जाता है। तो इस तरह से जो परिवार होता है बच्चे के लिए वो स्नेह का केंद्र रहता है। दूसरा है सामाजिकता का विकास। किस परिप्रेक्ष्य में होता है कि बच्चों में एक तरह से परिवार सामाजिकता का विकास करता है। जब बच्चा छोटा होता है वो परिवार के सदस्यों की गतिविधियों पर ध्यान देता है, किस तरह से वो समाज के अन्य सदस्यों के साथ वो घुलते मिलते हैं, किस तरह से उनका व्यवहार रहता है। तो जिस चीज़ को वो देखता है और समझता है वो भी धीरे धीरे बड़े होने पर वो भी समाज के अन्य सदस्यों के साथ वो पेश होता है। तो इस तरह से बच्चों में जो परिवार से सामाजिकता का विकास होता है। और तीसरा है नैतिक शिक्षा प्रदान करना। नैतिक शिक्षा यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे परिवार के सदस्य उसे नैतिक और अनैतिक कार्यों में डिफरेंस बताते हैं कि आपके लिए ये लाभदायक है, आपके लिए लाभदायक नहीं है। तो इस चीज़ से वो अवगत कराते हैं बच्चों को कि ताकि वो समझ सके कि उसके लिए ये कष्टपूर्ण होगा। तो इस तरह से वो ऐसी चीज़ों से बच्चों को दूर रखते हैं ताकि वो समझ पाए क्या उसके लिए ठीक है, क्या उसके लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह से जो परिवार है वो नैतिक शिक्षा भी एक तरह से बच्चे को प्रदान करता है। शारीरिक शिक्षा का विकास। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर परिवार ये भरपूर ध्यान देता है कि किस तरह से बच्चों की शारीरिक विकास पर बाधा ना आए, बच्चों का प्रॉपर तरीके से शारीरिक विकास हो। तो इस संदर्भ में जो परिवार है वो भरण पोषण से लेकर अनेक चीज़ों को देखते हुए वो बच्चों के शारीरिक विकास में भरपूर भूमिका निभाता है। और पांचवा है मानसिक विकास। मानसिक विकास में सहायक किस तरह से होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके एक तरह से भाषा और उसकी जो बोलने का जो लहजा है उन चीज़ों को परिवार उसको सुधारता है, जिससे कि आगे चलकर जब वो समाज में जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तब बच्चा भाषा को सीखता है, एक तरह से मातृभाषा को जब सीखता है परिवार से तो वो कहीं ना कहीं प्रथम अवस्था वो जरूर होती है, लेकिन आगे उसका जो रोल होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जब वो विद्यालय में जाता है। तो इस संदर्भ में जो मानसिक विकास होता है वो बच्चे का परिवार से ही शुरू होता है। भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास हम जानते हैं कि जब परिवार में जब परिवार के सदस्य जो एक दूसरे के साथ भावनाएं प्रकट करते हैं तो बच्चा देखता है कि किस तरह से मुझे लोगों के साथ भावनात्मक रूप से पेश होना है, यानी कि भावनात्मक तरीके से किस तरह से अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की जाती है परिवार में। तो वो सभी चीज़ें वो बच्चा जो परिवार से ही सीखता है वो भावनात्मक रूप से एक तरह से प्रशिक्षित होता है परिवार से ही। तो इस संदर्भ में जो परिवार होता है वो भावनात्मक विकास करता है बच्चों के शिक्षा में। और धार्मिकता का विकास होता है। धार्मिक विकास में शायद किस परिप्रेक्ष्य में होता है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है वो किसी न किसी धार्मिक परिवार या एक कह सकते हैं हम कि जो धर्म होता है वो परवरिश का माध्यम होता है। जब वो किसी धर्म में जन्म लेता है तो वो उस धर्म के जो एक तरह से जो मूल्य होते हैं वो मूल्य वो परिवार के सदस्य से सीखता है। वो मूल्य परिवार से उसमें हस्तांतरित होते हैं, किस तरह से किस किन मूल्यों पर उसकी जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वो आधारित है। तो उन चीज़ों को बच्चा वो परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि धार्मिक विकास परिवार से ही उसका शुरू होता है। सांस्कृतिक विकास। परिवार की जो संस्कृति होती है जो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती जा रही है और जिसको इसी तरह से आगे बढ़ाया जाता है, तो अलग अलग संस्कृति अलग अलग रीति रिवाज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो परिवार से ही सीखता है। परिवार अलग अलग समारोह में जो उसके सांस्कृतिक समारोह होते हैं, अलग अलग उसके जो रीति रिवाज होते हैं
उन चीज़ों को जब उन उन प्रक्रियाओं से जब बच्चा गुजरता है, उन प्रक्रियाओं को जब देखता है, तो बच्चा ये सीखता है कि जो उसकी संस्कृति है, उसके महत्व को समझने लगता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये भी कहा जा सकता है कि जो सांस्कृतिक विकास है, वो परिवार से उसका विकास होता है। आवश्यकताओं की पूर्ति, हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे की अनेक आवश्यकताएँ होती हैं, उसकी पूर्ति परिवार ही करता है। समय-समय पर उसके भरण-पोषण के लिए और शिक्षा के लिए और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, वो परिवार ही करता है, जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो इस संदर्भ में जो आवश्यकता की पूर्ति होती है, वो उसकी परिवार ही करता है। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों की शिक्षा में समाज की भूमिका। समाज की क्या भूमिका है बच्चों की शिक्षा में? किस तरह से समाज का महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चे की शिक्षा में? साझा प्राकृतिक वातावरण। साझा प्राकृतिक वातावरण यानी कि जिन प्राकृतिक संसाधनों का एक तरह से साझा तरीके से उसका उपयोग किया जाता है, तो बच्चे ये सीखते हैं कि किस संदर्भ में जो प्राकृतिक जो संसाधन है, उसके साझा तौर पे हम उपयोग करते हैं। जैसे कि क्रीड़ा मैदान होता है, तो वहाँ पे लोग साझा तौर पे उसका उपयोग करते हैं। तो वो प्राकृतिक संसाधनों को साझा तौर पे वो वो उसका उपभोग करता है, यानी कि उपयोग करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो सामाजिक चीज़ें होती है, वो बच्चा के ओवरऑल डेवलपमेंट में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो साझा तौर पे उसका उपभोग करना होता है, वो इंडिविजुअल नहीं होती किसी परिवार या किसी व्यक्ति की, वो समाज की होती है, संयुक्त रूप से होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में समाज इस रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा का वित्त प्रबंधन। हम जानते हैं कि जो शिक्षा संस्थान होते हैं, वो समाज के द्वारा फंडेड होते हैं। तो जो शिक्षा व्यवस्थाएँ हैं, वो जिससे कि सुचारू रूप से चलती है जब समाज उसके लिए फंड देता है। तो तभी वहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिलती है, जिससे उसका शैक्षिक विकास होने लगता है। तो इस रूप में जो समाज है, समाज का महत्वपूर्ण रोल रहता है। आपसी सहयोग। समाज में किस तरह से आपसी सहयोगपूर्ण एक भावनाएँ रहती है, जिससे जो विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, वो सीखते हैं कि किस तरह से मुझे समाज में एक अपनत्व के साथ रहना है। किस तरह से आपसी सहयोग की भावना रखने से हमारे में एक तरह से बंधुत्व की भावना बनी रहती है समाज में। तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं बच्चा समाज से ही सीखता है, इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चों के व्यक्तित्व पर। प्राकृतिक संसाधन। समाज में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनके बारे में वो बच्चों को जानकारी मिलती है, वो अवगत होते हैं कि किस तरह से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उसकी क्या हमारे जीवन में महत्वता है, कितने वो सीमित है, किस तरह से उनका उपयोग करना है, ताकि उनका जो उपयोग है, भावी पीढ़ी है, उसके लिए भी उनका संसाधन को बचाया जा सके, यानी कि सतत उपयोग उसका किया जा सके, ताकि जो उसकी महत्वता है, उस महत्वता को बच्चा जब समझता है, तो उससे वो प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग है, वो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से करने लगता है। यानी कि उसका दृष्टिकोण एक तरह से परिवर्तित होता है। वो कौन परिवर्तित करता है? वो समाज उसका दृष्टिकोण परिवर्तित करता है, जो बताता है कि प्राकृतिक संसाधन हम सबके जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। और समानता की भावना। समाज में समानता की भावना जो प्रकट करता है, वो बच्चे में समाज ही करता है। किस तरह से हमें सम्मानपूर्ण एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना है और एक दूसरे का सम्मान करना है, ताकि हम इस समाज में समानतापूर्ण एवं भाईचारे के साथ हम रह सकें। उन चीज़ की जो शिक्षा देता है, वो एक तरह से समाज ही बच्चों में वो शिक्षा देता है, उस चीज़ का विकास करता है, समाज ही करता है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि बच्चों की शिक्षा में विद्यालय की
क्या भूमिका है, विद्यालय का क्या महत्व है। विद्यालय का महत्व हम सब जानते हैं कि जब वो बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो किस तरह से बच्चों के लिए विद्यालय महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले हम इसमें बौद्धिक शिक्षा के माध्यम से, जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसकी बौद्धिक शिक्षा का विकास होता है। उसे विद्यालय में पाठ्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग पाठ्यक्रम के माध्यम से उसे उसके बौद्धिक विकास किया जाता है, उसमें बौद्धिकता का विकास किया जाता है, जिसमें कि ये बौद्धिकता के विकास के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय का एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है शारीरिक शिक्षा का माध्यम। विद्यालय अलग अलग गतिविधियां जो करवाई जाती है विद्यालय में, जिसमें कि छात्र उसमें प्रतिभाग लेता है, जिसमें कि खेल कूद है, तमाम प्रकार की गतिविधियां होती है, जिससे विद्यालय में बच्चों के एक तरह से शारीरिक विकास होता है और वहाँ से उसे शारीरिक शिक्षा प्राप्त होती है। तो इस रूप में भी विद्यालय शारीरिक शिक्षा के माध्यम से एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैतिक शिक्षा का माध्यम। विद्यालय परिवार के बाद जो विद्यालय में नैतिक शिक्षा दी जाती है कि बच्चे के लिए क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, किस तरह से अनैतिक कार्यों से बच्चों को बचाया जाए। पर्याप्त पुख्ता इंतज़ाम विद्यालय में किए जाते हैं, जिससे बच्चे में गलत संगति डेवलप ना हो। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो नैतिक शिक्षा दी जाती है विद्यालय में, वो बच्चों की शिक्षा में एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देशभक्ति की भावना जागृत करना। हम सब जानते हैं कि जब विद्यालय में छात्र प्रवेश करता है तो वर्ष में कईयों ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो देशभक्ति से संबंधित होते हैं, जिसमें विद्यार्थी जब भाग लेता है तो उसमें एक तरह से देशभक्ति की भावना जागृत होती है, जिससे वो देश की संस्कृति, देश के कल्चर के बारे में वो समझता है। वो जानता है कि हमारे देश में कितनी महत्वता है, हमारे देश की कितनी महत्वता है, और वो उसमें एक तरह से संपूर्ण तरीके से देशभक्ति की भावना जागृत होती है, जो विद्यालय में ही संभव होता है। और पांचवा है संस्कृति शिक्षा का संरक्षण एवं बढ़ावा देना। जब विद्यालय में छात्र प्रवेश करता है, वो पाठ्यक्रम के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों से वो अवगत रहता है। वो अपनी संस्कृति के साथ साथ वो अन्य संस्कृति से वो अवगत होता है। किस तरह से उसे अपनी संस्कृति का एक तरह से संरक्षण करना है, क्या उसकी संस्कृति का एक अपना महत्व है, और साथ ही साथ दूसरे लोगों की, यानी कि दूसरे समाज की, दूसरे समुदाय की जो संस्कृति है, उसकी कौन सी संस्कृति है, उससे भी वो अवगत होता है। साथ ही साथ उसकी संस्कृति की किस तरह से उसके आदर देना है, किस तरह से उसका सम्मान करना है, वो सब वो विद्यालय में ही सीखता है। इस तरह से जो विद्यालय होता है, वो विद्यालय बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं कि बच्चों की शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है। हम सब जानते हैं कि बच्चों की शिक्षा में अध्यापक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले बच्चों को मार्गदर्शन के रूप में, बच्चों को अलग अलग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसका जो मार्गदर्शन है वो अध्यापक ही करता है। किस तरह से उसे सीढ़ी दर सीढ़ी उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उसको प्रॉपर जो मार्गदर्शन करता है वो अध्यापक ही करता है। बच्चों को प्रेरित करना। बच्चे कई बार अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो हताश होते हैं, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हताश होने पर ऐसी स्थिति में अध्यापक ही उन्हें प्रेरित करते हैं, बार बार प्रेरित करते हैं कि आप कर सकते हैं, और उसको उनके अंदर मोटिवेशन जागृत करते हैं, जिससे बच्चा जो उस लक्ष्य तक पहुंच पाता है। और तीसरा है आत्मविश्वास का विकास। समय समय पर जो अध्यापक है वो बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करते हैं, जिससे कि वो संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियों में बड़ी सरलता से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में जो बच्चों की शिक्षा में जो अध्यापक की जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब हम इसके बाद बच्चों की शिक्षा में एनजीओ की भूमिका को देखेंगे
कि किस तरह से एनजीओ की अपनी एक भूमिका होती है बच्चों की शिक्षा में। हालांकि सरकार, एनजीओ तमाम प्रकार के प्रयास करते हैं बच्चों की शिक्षा में, ताकि बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा सके। लेकिन जो एनजीओ होते हैं उनकी एक अपनी अलग उनकी एक भूमिका होती है, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले बाल श्रम से बाहर निकालना। हम सब जानते हैं कि भारत में छोटी छोटी जो बच्चे हैं वो विद्यालयों में उनका प्रवेश की बजाय वो कहीं जगह वो काम करते हैं, बाल मजदूरी करते हैं। और जबकि उनकी उम्र है पढ़ाई करने की, उनकी उम्र है शारीरिक विकास एक तरह से उनका हो सके उस उम्र में, लेकिन वो किसी न किसी मजदूरी के कारण वो कहीं वो काम कर रहे हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करता है जो एनजीओज है, एनजीओज इन बच्चों को बाल मजदूरी से बाहर निकाल कर उनको शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। जहाँ जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पाती है वहाँ वहाँ से एनजीओज इन बच्चों को खोज कर निकालती है और उन्हें शिक्षा प्रदान करती है, जिससे कि उनको एक तरह से उनका एक शैक्षिक स्तर बढ़ाया जा सके और उनको प्रॉपर शिक्षा दी जा सके। तो इस संदर्भ में जो एनजीओज की जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा को प्रसारित करना। हम सब जानते हैं भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो शिक्षा से वंचित है। ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं जो गरीबी के कारण जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो उन सब के लिए जो शिक्षा जो प्रदान करते हैं वो एनजीओज करते हैं। उन तक जो एनजीओज जो शिक्षा पहुंचाते हैं उनमें जो शैक्षिक जो स्तर है उनमें उनका शैक्षिक स्तर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और तीसरा है बच्चों को कुपोषण की समस्याओं से बाहर निकालना। देश की बहुत बड़ी आबादी कुपोषण से ग्रसित है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार होते जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो एनजीओज है, एनजीओज उनको उचित आहार युक्त जो भोजन है वो उन तक पहुंचाते हैं, ताकि उनको कुपोषण की जो एक समस्या है उससे उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो ऐसी स्थिति में जो एनजीओज है, एनजीओज इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस संपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में ये देख सकते हैं कि एनजीओज की बच्चों की शिक्षा में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम ये देखेंगे कि बच्चों की शिक्षा में मीडिया की क्या भूमिका है। आजकल डिजिटल का युग है और मीडिया का काफ़ी बड़ा बोलबाला है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की शिक्षा में मीडिया का भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले दैनिक घटनाओं से अवगत होना। हम सब जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से छात्र, बच्चे जो दैनिक घटनाओं से वो अवगत होते हैं, जिससे ये जान पाते हैं कि दैनिक रूप में क्या घटित हो रहा है। उन घटनाओं से वो अवगत होते हैं, जिससे उनमें जो उनमें बौद्धिक विकास है वो डेवलप हो जाता है। जैसे में उन्हें रोज़मर्रा की घटनाओं के बारे में उसे सूचना मिलती है। और दूसरा है प्राकृतिक घटनाओं की जागृति। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं रोज आए दिन घटित होती रहती है। उन घटनाओं के बारे में मीडिया के माध्यम से छात्रों तक जब पहुंचता है तो उन छात्रों में प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वो समझ पाते हैं कि किस तरह से प्रकृति और मानव में एक तरह से तालमेल होना चाहिए, जिससे कि जो घटनाएं हैं, जो ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिससे जान माल की हानि होती है, उन घटनाओं से बचा जा सके। तो उन सभी संदर्भों में एक तरह से जो शिक्षा जो प्रदान करता है वो मीडिया ही करता है। इस परिप्रेक्ष्य में मीडिया का एक अपना रोल होता है। तीसरा है सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी। सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी के संदर्भ में देश विविधतापूर्ण वाला देश है, जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, संस्कृति वाले समुदाय निवास करते हैं। अलग अलग संस्कृति वाले जो लोग रहते हैं उनका अपना अपना एक महत्व है। तो उन महत्वों को जो छात्र है वो मीडिया के माध्यम से समझता है बड़ी आसानी से,
और वो एक दूसरे की संस्कृति के मूल्यों के बारे में जब समझता है तो वो पाता है कि किस तरह से हमारी अपनी संस्कृति और समाज की अन्य वर्गों की जो संस्कृति है किस तरह से उनका आदर करना है, किस तरह से उन संस्कृतियों के साथ वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इन सब की जानकारी भी उससे मीडिया के माध्यम से मिलती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मीडिया का एक अपना रोल होता है संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं की जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी घटनाएं घटित हो रही है देश के अलग अलग कोने में, साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग कोने में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है, उन घटनाओं से छात्र अवगत होता है, वो होता है मीडिया के माध्यम से ही। तो इस अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में मीडिया की अपनी एक भूमिका होती है। और पांचवा है अर्थव्यवस्था की जानकारी से अवगत। सरकारें और हमारी अर्थव्यवस्था किस परिप्रेक्ष्य में आर्थिक गतिविधियों को हैंडल करती है और बाजार में आर्थिक गतिविधियां कैसे संचालित होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो छात्र है वो मीडिया के माध्यम से अवगत होता है। मीडिया से उसको जानकारी मिलती है किस तरह से अप डाउन करता है मार्केट यानी कि अर्थव्यवस्था, उन सभी की संपूर्ण जो जानकारी है वो मिलती है बच्चों को मीडिया के माध्यम से। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो मीडिया की जो अपनी भूमिका होती है बच्चों की शिक्षा में वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस संदर्भ में जो हमने इस वीडियो के माध्यम से जो बात की है वो की है कि परिवार की भूमिका और अध्यापक की भूमिका और समाज की भूमिका और एनजीओज़ की भूमिका, और अंत में जो मैंने बात की है वो की है मीडिया। तो इस परिप्रेक्ष्य में परिवार, अध्यापक, समाज और एनजीओज़ और मीडिया, इन सभी की बच्चों की शिक्षा में क्या भूमिका है, किस तरह से वो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण तरीके से समझा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए ये उपयोगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ साथ जो हमारी वेबसाइट है उसको ज़रूर विजिट करिएगा ताकि आपको इसका भरपूर लाभ मिल सके। और हमें उम्मीद भी है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।